अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस which occur inside the living cells during which organic food is broken down into carbon dioxide and water and energy is released. Glucose is the most common food used in this process. The purpose of respiration is to release energy for living processes. Respiration is common to all living organisms because all of them need energy for life activities. रिस्पायरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, मीन्स रिडॉक्स प्रोसेस है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर होता है। इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि 6CO के C6H12 और 6 + O2 is converted into 6CO2 + 6H2O + ATP is released. ATP is energy currency of cell. So ये जो रिस्पायरेशन है इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है ग्लूकोज। तो जब हमारे सेल्स में जब ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन की मदद से इसकी जो ब्रेकडाउन होती है उससे हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे लाइफ के जो ऑल एक्टिविटीज़ है, जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको करने में मदद देती है। तो रिस्पायरेशन का जो पर्पज़ है वो भी यही है कि ये एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है जिसमें हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी रिलीज़ होती है। अब अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस ना करना। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो है कि रिस्पायरेशन जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स है, मतलब फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। और ब्रीथिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हम बाहर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको जान लेना चाहिए। अब ये टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन is also called fermentation. It occurs in the absence of oxygen. इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता, ये बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन ये होता है, इसको फर्मेंटेशन भी हम कहते हैं। It involves incomplete breakdown of organic food molecules and only small amount of energy is released. इसमें जो है ना हम ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जो फूड ब्रेकडाउन होता है वो फुली ऑक्सीडाइज, मतलब फुली जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होता उसका, इसलिए इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ कम होती है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके भी फिर फर्दर दो टाइप्स है और वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन occur in many microorganisms and also in muscle cells of human beings when more energy is needed. It completes into two steps. Glycolysis is the first step in which glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid and NAD is reduced to NADH. In the next step, pyruvic acid is reduced by NAD into lactic acid. In the process, only two ATP molecules are produced on the glucose molecule. Lactic acid fermentation जो है वो मतलब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है और अक्सर मसल सेल्स में भी होता है। ये तब होता है जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो है ये इसका पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम्स ये ब्रेकडाउन, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किसे कहते हैं कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पायरुविक एसिड, मतलब 6 कार्बन एटम जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जिसमें है वो 3 कार्बन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं। And NAD is reduced to NADH. NAD is a nicotinamide adenine dinucleotide coenzyme. Its reduced form is NADH. One form of this coenzyme also carries phosphate with it and is therefore called NADP.
So in glycolysis the NAD is reduced to NADH. In the next step तो इसमें जो है NAD जो है जो कि एक कोएंजाइम है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन इस यहाँ पर रिड्यूस का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन NAD के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए ये रिड्यूस टू NADH, ये NADH में रिड्यूस हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन का दूसरा स्टेप जो है उसमें पायरोविक एसिड जो है वो NADH पायरोविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADH इनटू लैक्टिक एसिड। मतलब ये जो पायरोविक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल एटम है वो NADH की मदद से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रोसेस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है वो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ एनर्जी करेंसी फॉर सेल। सो इसमें जो है ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब आप यह डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जो इसमें किस तरह NADH कन्वर्ट हो जाता है, ATP किस तरह रिलीज होती है, पायरोविक एसिड किस तरह बनता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट ऑकर्स इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ये जो है सम ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इज आल्सो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। ये भी 2 स्टेप्स में ही कंप्लीट होता है। इससे ये जो है वो तकरीबन सेम है 90% लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के साथ। तो इसमें भी 2 स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस। इसमें भी ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और पहले स्टेप में NAD जो है वो रिड्यूस हो जाती है NADH को। ये मैं पहले स्टेप में समझा चुका हूँ किस तरह। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें पायरोविक एसिड जो है वो NADH की मदद से इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यही डिफरेंस है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये NADH जो रिड्यूस करता है पायरोविक एसिड को। अब इसमें जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो नेट गेन होती है। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसमें भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स है। तो अब इसका भी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हम लैक्टिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं या किस तरह ये होता है। तो आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं आसानी से। अब दूसरा टाइप है रिस्पायरेशन का, वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन नीड्स फ्री O2, मतलब इसमें फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑर्गेनिक फूड इज़ कम्प्लीटली ब्रेक डाउन into CO2 and H2O and large amount of stored energy is released। अब ये जो है एकदम से मुख्तलिफ है एनारोबिक रिस्पायरेशन के साथ। तो इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और ऑर्गेनिक फूड फुली ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। और ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है उसका CO2 और H2O में, और इसमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है स्टोर होती है वो रिलीज़ हो जाती है। अब इसका इक्वेशन आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ये CO2 H2O और 36 ATP इसमें नेट गेन होता है, जो कि ATP रिलीज़ होती है ओवरऑल। अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आल्सो ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम ये स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलिसिस में जो होता है ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी पढ़ा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी पढ़ा, अब यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो आपको तकरीबन ये याद भी हो चुका होगा कि ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरोविक एसिड में 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है ये ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन 4-5 बार है इसकी। ऑक्सीजन जो है इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन ओवरऑल एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी 2 स्टेप्स में। और दैट इज़ वाई ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन बोथ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। यही रीज़न है कि ग्लाइकोलिसिस दोनों रिस्पायरेशन में क्यों होता है, मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरा टाइप है क्रेब्स साइकिल। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स, मतलब ये जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था क्रेब्स साइकिल को, उसका नाम हैंस क्रेब्स था, इसलिए उसके नाम के बाद इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया। ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस इज चेंज इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम A. It then goes through a series of reactions in which it completely oxidizes. These reactions produces CO2 along with ATP. मतलब क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले, एंटर करने से पहले पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में जनरेट हो चुका था, वो 2 कार्बन कंपाउंड से एसिटाइल कोएंजाइम A कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस में जाता है जहाँ पर ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। These reactions produce CO2 along with ATP. ये जो रिएक्शन होते हैं ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP रिलीज करते हैं। In these reactions, coenzyme NAD and FAD, flavin adenine dinucleotide, are reduced to NADH and FADH respectively. इस स्टेप में जो है वो जो कोएंजाइम्स है NAD, जो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों NADH और FADH में रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अब ये था क्रेब्स साइकिल। इसका तीसरा टाइप है वो है, इसका तीसरा जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द लास्ट स्टेप इन एरोबिक रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन of reduced coenzymes NADH and FADH produced in glycolysis and Krebs cycle. It is done by using oxygen. ये स्टेप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी ATP रिलीज़ होती है, और ये जो है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इस प्रोसेस में। जो रिड्यूस कोएंजाइम्स है NADH और FADH जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमारे साथ प्रोड्यूस हो चुके थे, यहाँ पर उनकी फुल जो है ऑक्सीडेशन होगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम NADH and FADH. These electrons then pass along a series of electron carriers called cytochromes. During the transport from one cytochrome to the another, electron lose energy. This energy is used to form ATP from ADP and PI, forming phosphate. At the end, the oxygen molecules accept electrons to form water. इसमें जो है इस स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH और FADH रिलीज़ करते हैं, जो कि फिर इस इलेक्ट्रॉन के सीरीज़ से, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का सीरीज़ होता है, उसमें से ये पास होता है। अब जब ये ट्रांसपोर्ट एक जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, अब जब ये एक साइटोक्रोम से दूसरे को ट्रांसपोर्ट होता है, पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ करते हैं या रिलीज़ करते हैं। This energy is used to form ATP from ADP and pi. ADP is adenosine diphosphate. The structure of ATP, I will explain that topic in another video. That what is ATP, what is its breaking, what is its synthesis, and what is breakdown of ATP. So ATP जो है इसके 3 टाइप से ATP, ADP and AMP। एक है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसमें इसके साथ सिर्फ एक फॉस्फेट होता है PI, और डाइफॉस्फेट में इसके साथ 2 फॉस्फेट होते हैं PI जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ये एक ADP जिसके साथ 2 फॉस्फेट है और इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड होता है, तो ये ATP बनाता है। तो इसमें ये एनर्जी यूज़ होती है, और एंड में जो है ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है वाटर बनाने के लिए।
अब है एनर्जी प्रोड्यूस इन रिस्पायरेशन, कि इंस्पायरेशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर जनरेट्स 38 ATP. During glycolysis, 2 ATP molecules are also used, so there is net gain of 36 ATP molecules from one glucose molecule. These ATP are generated stepwise, some during glycolysis, some during Krebs cycle, and many are generated during electron transport chain. जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ होती है, जनरेट होती है और रिस्पायरेशन में, वो है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, जिसमें से 2 ATP मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो नेट गेन, ओवरऑल गेन जो है वो 36 ATP मॉलिक्यूल्स है। और ये ATP मॉलिक्यूल्स जो है स्टेप वाइज जनरेट होते हैं, यानी स्टेप वाइज रिलीज़ होते हैं। जो इसमें कुछ ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP रिलीज़ हो जाते हैं, और कुछ क्रेब्स साइकिल में रिलीज़ हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, और कुछ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये जो स्केच है, इसमें ऐसे आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज़ होता है और ओवरऑल गेन कितना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, और इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।